इसीलिए कहते हैं कि एशियन सबकॉन्टिनेंट में यू कैन लव इंडिया, यू कैन हेट इंडिया, बट यू कैन नेवर 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 इग्नोर इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने वीडियो का स्टार्टिंग देख लिया होगा। हमने मालदीव्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया अब इतना बड़ा हो चुका है, एटलीस्ट एशियन सबकॉन्टिनेंट में तो इंडिया इतना बड़ा हो चुका है दैट यू मे लव इंडिया, यू मे हेट इंडिया, बट आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और वो चीज़ अब इस आर्टिकल से प्रूव होता है। उसी वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ और कही थी कि बांग्लादेश की समझ आ गया कि चाइना क्या कर रहा है और इसीलिए बांग्लादेश प्रो इंडिया स्टांस दिखाना शुरू करता है। दूसरी तरफ मालदीव्स की समझ में आ गया, टूरिज्म मिनिस्टर उनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई हमारी इकोनॉमी को बचाओ। अब वही चीज़ श्रीलंका के भी समझ आ जाएगी और देखिए 2 दिन बाद ही श्रीलंका के समझ आ भी गई। श्रीलंका के इस आर्टिकल ने ये चीज़ बता दी है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है एशियन सबकॉन्टिनेंट में। अब हुआ क्या है इस पूरे डील में कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने अपना प्रो इंडिया स्टांस पूरी तरीके से दिखाना शुरू कर दिया है दुनिया के सामने। उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, अडानी ग्रुप के साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट को साइन किया है। ये प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप बेसिकली $442 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है? 2 उनके विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनका मन्नार सिटी में है और दूसरा उनका पुनरिन सिटी में है। इन दोनों सिटी के अंदर में अडानी ग्रुप अपना $400 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। इन दोनों में वो पावर स्टेशन सेटअप करेगा जो कि विंड एनर्जी पर रिसर्च करेंगे और विंड एनर्जी को किस तरीके से यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उसके ऊपर पूरा काम करेंगे श्रीलंका के अंदर में। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसको तब साइन किया गया है जब इसके पहले एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोवर्सी हो चुका था। उस एयरपोर्ट का नाम था मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इस एयरपोर्ट की ना स्टोरी बड़ी फनी और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जियोपॉलिटिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। इस एयरपोर्ट के सिर्फ आप नाम पे मत जाइए, बल्कि इस एयरपोर्ट के ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में एक डिप्लोमेटिक पूरा वॉरफेयर चल रहा था। ये वॉरफेयर 2013 से लेकर के 2022 तक चला है, जिसमें इंडिया ने पूरी तरीके से चाइना को पटकनी दे दी है। हुआ क्या इस पूरे एयरपोर्ट की कहानी अगर आप समझोगे, राजपक्षा फैमिली का श्रीलंका की पॉलिटिक्स पर जबरदस्त वर्चस्व था। साल 2005 से ही आप देखोगे कि वहाँ पर 2005 से भी क्यों, आप 1989 से देखोगे तो राजपक्षा फैमिली काफ़ी एक्टिव रही है पॉलिटिक्स में। हरमन बंतोता का जो पोर्ट सिटी है वहाँ पर से आते हैं राजपक्षा फैमिली और वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, मतलब सेफ सीट बोली जाती है राजपक्षा फैमिली की। तो हमेशा से श्रीलंका की पॉलिटिक्स पर राजपक्षा फैमिली ने अपना वर्चस्व जमाया हुआ था और इसीलिए जो वहाँ पर महिंदा राजपक्षा जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी 2010 के बाद से कि हम एक सिटी ऐसी बनाएंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे जो कि वो अपने फादर को डेडिकेट करना चाहते थे, जिनका नाम था मटाला राजपक्षा। वो एक सिग्नेटरी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे और उनका कहना यह था कि इस एयरपोर्ट को इतना लैविश, इतना ह्यूज बनाएंगे कि ये एक साइन दे कि राजपक्षा फैमिली का श्रीलंका की पॉलिटिक्स पे क्या डोमिनेंस है। अगर आप लोकेशन वाइज देखोगे तो ये जो एयरपोर्ट की सिटी है ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में, मतलब सेंटर से थोड़ी दूर पे आती है, लेकिन श्रीलंका के स्ट्रैटेजिक या जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिटी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका की अगर आप पॉलिटिक्स में देखोगे जियोपॉलिटिकली तो उन्होंने हर उस सिटी को डेवलप किया है जो कि छोर पे मौजूद है ना, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड है। तो जैसे कोलंबो को आप देखोगे वो कहीं यहाँ पर मौजूद है, तो कोलंबो को उन्होंने डेवलप किया क्योंकि वहाँ पर पोर्ट भी है, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। दूसरी तरफ हरमन बंतोता को डेवलप किया तो वहाँ पर भी पोर्ट है, वहाँ पर टर्मिनल पोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो छोर पे सिटीज़ मौजूद हैं यहाँ से फ़ायदा 2 फ़ायदा है। एक तो एयरपोर्ट भी बनाओ तो टूरिस्ट भी आएंगे, दूसरी चीज़ ये रहती है कि यहाँ पर ट्रेड करना आसान होता है। तो अगर जियोपॉलिटिकली देखो तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बनाना चाहते थे उसकी स्ट्रैटेजिक या जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस 0 थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को, अपनी पावर और डोमिनेंस को सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया। लेकिन अब प्रोजेक्ट तो आपने सोच लिया है, पैसा आप कहाँ से लाओगे? तो चाइना 2013 में, आपको पता है कि 2013 में चाइना जो है वो एक्टिवली बहुत ज़्यादा एक्टिव था BRI प्रोजेक्ट को लेकर के, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के। तो झोला भर पैसा लेकर के चाइना खड़ा था कि भाई आप हमें इनवाइट तो करो, हम झोला भर पैसा लेके खड़े हैं, आपके पास आ जाएंगे। और वही श्रीलंका की सरकार से गलती हुई। राजपक्षा, क्योंकि राजपक्षा फैमिली जो है वो पूरा तरीके से प्रो चाइना है भी और एंटी इंडिया है, तो जब भी वो पॉलिटिक्स में आते हैं वो हमेशा से प्रो चाइना स्टांस वो दिखाते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस जो है वो श्रीलंका के ऊपर रही थी। हम जो देखते हैं कि राजीव गांधी जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक कोशिश करी थी श्रीलंका को लेकर के। उन्होंने इंडिया की पीस फोर्स को श्रीलंका में भेजा था जब वहाँ पर सिविल वॉर जा रहा था। अब श्रीलंका कंट्री हमेशा से सिविल वॉर में रही है, तो वहाँ पर जब उन्होंने पीस फोर्स भेजी, वो इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट था इंडिया की डिप्लोमेसी के ऊपर। क्योंकि आप इंडिया को देखोगे ना, क्योंकि हम पीस फोर्स पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाई थी वहाँ पे सिविल वॉर, तो एक पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया कि इंडिया की पीस फोर्स वहाँ पे गई और जो वहाँ पे रिबेल्स थे उनको हरा नहीं पाई।
तो ये एक पूरा मैसेज चला गया था, वो बहुत बड़ा डेंट माना जाता है इंडिया की डिप्लोमेसी के ऊपर, क्योंकि इंडिया को आज तक आप देखोगे ना, वो कभी भी किसी कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करते। हम सीधा हाथ कभी भी किसी कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं डालते हैं। वहीं यूएस, चाइना, इन कंट्रीज़ को आप देखोगे तो हर कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। कंट्री की जो एक पार्टी होती है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं, और उसके बाद पूरा जो सिविल वॉर, एंड यू ऑल नो दैट। तो इंडिया कभी ये चीज़ नहीं करता था। पहली बार हमने पीस फोर्स के थ्रू ये गलती से कर दी थी। हालांकि इंटेंशन जो था राजीव गांधी जी का वो बहुत अच्छा था श्रीलंका को लेकर के, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो बहुत बड़ा डेंट था। तो उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि हमने जो श्रीलंका में अपनी इंपॉर्टेंस है उसको लूज़ कर दिया है, और राजपक्षा फैमिली वहाँ पर डोमिनेंट पॉलिटिक्स में आ जाती है। तो फिर क्या करते हैं ये लोग, साल 2010 से उनकी सरकार बनती है, और 13 के अंदर में वो लोग चाइना से $4.2 बिलियन का लोन ले लेते हैं, और दो चीज़ें वो डेवलप कर रहे थे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक पोर्ट। अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था, उनका मुद्दा ये था कि हम क्या करेंगे कि कोलंबो का जो एयरपोर्ट है, जो कि श्रीलंका का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, उसका जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करेंगे इस एयरपोर्ट के ऊपर में, और इसको हम इतना लैविश, इतना बड़ा बनाएंगे कि एक टूरिज्म हब बन जाएगा। नाउ यू कैन इमेजिन, ये अपने आप में एक बहुत फॉल्टी प्लान है आपका कि आप एक एयरपोर्ट को टूरिज्म हब बनाना चाहते हो। मतलब क्या दिखाओगे एयरपोर्ट पर, क्या लगाओगे एयरपोर्ट पर? तो इसीलिए उस एयरपोर्ट पर जो ये करना चाहते थे वो चीज़ हो नहीं पाई 2013 के बाद, और वहीं से 2011, 12, 13, 14 का जो टाइम था वो श्रीलंका के लिए बहुत बुरा टाइम था, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनफॉल उनका शुरू हुआ। इसमें थोड़ा सा आपको एक बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइनअप समझना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें हुई। अगर आप देखोगे तो हुआ क्या था कि श्रीलंका के अंदर में 2009 से प्रॉब्लम जो हुई थी, समझ में आ रहा था कि वो ख़त्म हो जाएंगी। श्रीलंका, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा से सिविल वॉर में रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में सिविल वॉर खत्म हुआ, और महिंदा राजपक्षा जो है वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और काफ़ी राजपक्षा फैमिली की स्ट्रांग होल्ड थी श्रीलंका के ऊपर। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि साल 2010 के बाद चीज़ें सुधर जाएंगी। पर 2010 के बाद जब श्रीलंका जो है वो चाइना के साथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारी डील्स को साइन करता है, तो वो एक तरीके से चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाता है, और इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू होता है श्रीलंका के अंदर में। उनको समझ में आता है कि अब इकोनॉमिक डाउनफॉल को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, और इस इकोनॉमिक डाउनफॉल के बीच में आप 2013 में $4.2 बिलियन का लोन ले रहे हो चाइना से, एक एयरपोर्ट बनाने के लिए, लैविश एयरपोर्ट बनाने के लिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है श्रीलंका में। तो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, और श्रीलंका के न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल छपते हैं जो कि कहते हैं कि ये चाइना का डेट ट्रैप है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं, और लोग प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा करने लगते हैं। फाइनली इस प्रोटेस्ट का जो जवाब है वो महिंदा राजपक्षा को 2015 में मिलता है। राजपक्षा फैमिली जो कि हमेशा से श्रीलंका की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती थी, महिंदा राजपक्षा चुनाव हार जाते हैं, और उसकी जगह पर जो उनके हेल्थ मिनिस्टर थे सिरिसेना, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब जैसे वो प्रेसिडेंट बनते हैं उसके बाद राजपक्षा फैमिली को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, और धीरे धीरे चाइना ने अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए, क्योंकि सरकार दूसरी बन गई। अब मैंने बहुत लोग को देखा है, बहुत कमेंट्स भी पढ़े हैं, लोग कहते हैं कि इंडिया जो है, बहुत सारे जो एंटी इंडिया लोग हैं या इंडिया के खिलाफ जो लोग सोचते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि इंडिया तो अपनी नेबरिंग कंट्री से ही दूर हो गया, इंडिया मालदीव से दूर हो गया, इंडिया हर कंट्री से दूर हो गया, पाकिस्तान से दूर है, इंडिया जो है श्रीलंका से दूर हो गया, बांग्लादेश से दूर होता जा रहा है। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, देखो आपको भी ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि दूर कोई किसी कंट्री से नहीं होता है। ये चीज़ डिपेंड करती है उस कंट्री में कौन सी सरकार है। हर कंट्री में, अगर इसमें आपको बस पाकिस्तान को पूरी तरीके से इग्नोर करना है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो ज़ीरो है। मतलब जियोपॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का ज़्यादा अस्तित्व है, लेकिन पाकिस्तान का जीरो अस्तित्व है, क्योंकि वो सिर्फ एक बफर स्टेट है हर कंट्री के लिए। तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, वहाँ पे कोई भी सरकार बने वो एंटी इंडिया ही होगी, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। बाकी कंट्रीज़ में आप देखो, हर कंट्री में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट होती है, एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट होती है। जैसे नेपाल के अंदर में आपने देखा, एक प्रो चाइना ग्रुप है, एक प्रो इंडिया ग्रुप है। तो जिसकी भी सरकार बनेगी वो उस हिसाब से उस कंट्री को सपोर्ट करेगा या उस कंट्री से इन्वेस्टमेंट चाहेगा। बांग्लादेश में एक शेख हसीना है जो कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट बनाती हैं, और उनकी जो अपोजिशन लीडर हैं वो पूरी तरीके से प्रो चाइना है, वो चाइना के हमेशा हित में बात करती हैं। दूसरी तरफ आप मालदीव से आ जाओ, मोहम्मद मुइज़्ज़ू पूरी तरीके से प्रो चाइना लीडर थे, वो बने प्रेसिडेंट, एंटी इंडिया स्टांस उन्होंने दिखा दिया। लेकिन उसके पहले इब्राहिम सोली थे, वो पूरी तरीके से प्रो इंडिया लीडर थे, तो वैसे वहाँ पर भी है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है, तो जो सरकार बनेगी वो वैसा आपको स्टांस दिखाएगी। इसमें इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि इंडियन डिप्लोमेसी ने पूरी मेहनत करके इन सारी कंट्री में एंटी इंडिया गवर्नमेंट होने के बाद भी चाइना को पटकनी दी है, जो कि सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है मालदीव्स। अब दूसरा एग्जाम्पल बन गया है श्रीलंका। अब हुआ क्या, फिर से इस पे आते हैं।
2019 में बहुत बड़ा केस होता है यहाँ पर श्रीलंका के अंदर में, जिसके बाद सारी वेस्टर्न पावर श्रीलंका को इग्नोर कर देती हैं। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कई जगहों पर बॉम्बिंग होती है, और ख़ास तौर से ये क्रिश्चियंस का जो ईस्टर त्यौहार होता है उस दिन पर ये बॉम्बिंग की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि ये पॉलिटिक्स को अनस्टेबल करने के लिए बॉम्बिंग की गई है। और वही चीज़ होती है साल 2019 में नवंबर के टाइम पर गोटाबया राजपक्षा, जो कि महिंदा राजपक्षा के छोटे भाई थे, और इनको तो लेकर के एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी श्रीलंका में कि ये श्रीलंकन सिटीजन भी नहीं थे 2005 से पहले। तो 2005 में जब पावर में महिंदा राजपक्षा थे तो उन्होंने इनको सिटीजन बना दिया ताकि ये चुनाव लड़ पाएं, और ये फिर बन जाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। और 2019 के इस पूरे ओवरटर्न के बाद पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा राजपक्षा फैमिली के खिलाफ हो जाती है। पब्लिक जो है वो राजपक्षा फैमिली को पावर में देखना नहीं चाहती है। उसके बाद आप पूरा वो सीन देखते हो, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, लोग प्रेसिडेंट पैलेस को पूरा घेर लेते हैं, वहाँ पर नोटों की बारिश हो रही है, और मतलब वो पूरा गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको श्रीलंका के अंदर में देखने को मिली, और इकनॉमी जो है उनकी बिल्कुल बैंकरप्ट वाली सिचुएशन हो गई, चाइना के डेट ट्रैप में पूरी तरीके से फंस गए। उसके बाद इन सब चीज़ों के बीच में फाइनली क्या होता है कि इनको रिज़ाइन करना पड़ता है महिंदा राजपक्षा को। जब ये प्रेसिडेंट बने थे गोटाबया राजपक्षा, तो महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको अपने पद से रिज़ाइन करना पड़ता है, और रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और फाइनली 2022 में इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, जब पूरा वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो गोटाबया राजपक्षा को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है देश छोड़ करके, और वो देश छोड़ करके भागते हैं, और फिर रानिल विक्रमसिंघे वहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब जैसे ही लीडरशिप चेंज होती है, रानिल विक्रमसिंघे पूरी तरीके से समझते हैं कि इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिक्स में, और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और इंडिया के साथ प्रो इंडिया स्टांस अपना दिखाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर 2021 के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब इन्होंने रिज़ाइन किया था, तो उन्होंने अपना प्रो इंडिया स्टांस दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि $7,000 मिलियन का एक टर्मिनल पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था कोलंबो के अंदर में, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कोलंबो हमारी हार्ट है पूरे श्रीलंका का, और जितना ट्रैफिक है वो कोलंबो पे आता है, जितना हम ट्रेड करते हैं वो कोलंबो के थ्रू करते हैं। तो कोलंबो को छोड़ करके और किसी जगह को पहले डेवलप करना बेवकूफ़ी है। आपको जो जगह जहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है उसी को डेवलप करना पड़ेगा, और अच्छे से, ताकि हम और अच्छा पोर्ट बना सके। तो वहाँ पर उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स को साइन किया इंडिया के अडानी ग्रुप के साथ में। एक उन्होंने ये पोर्ट बनाना शुरू किया, और दूसरा उन्होंने $553 मिलियन लिए US की फर्म से, जिसका नाम था इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें की, एक तो अपने यहाँ पे ट्रेड को बढ़ावा देने की कोशिश करी, दूसरी चीज़ वेस्टर्न पावर्स जो कि 2019 की बॉम्बिंग के बाद दूर हो गई थी श्रीलंका से, उनको क्लोज लाने की कोशिश करी, और इंडिया जो कि श्रीलंका से दूर हो गया था उसको भी क्लोज लाने की कोशिश करी 2021 में। फाइनली 2022 में वो कंप्लीट पावर में आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, और उसके बाद वो पूरी तरीके से प्रो इंडिया स्टांस दिखाते हैं, और अब जाकर के उन्होंने एक और पावर प्रोजेक्ट साइन कर लिया है इंडिया के साथ। और 2023 में यही रानिल विक्रमसिंघे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग भी करते हैं साल 2023 में, इंडिया में विजिट करते हैं, और पूरी तरीके से ये दिखा देते हैं कि श्रीलंका जो है पूरी तरीके से प्रो इंडिया गवर्नमेंट श्रीलंका में आ चुकी है, और श्रीलंका पूरी तरीके से इंडिया के जियोपॉलिटिक्स में साथ है। तो चाइना जो अपनी पर्ल ऑफ स्ट्रिंग स्टोरी जो देते हैं US वाले कि चाइना उसमें श्रीलंका को बहुत बड़ा पार्ट मानता है, वहाँ से श्रीलंका पूरी तरीके से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो फैमिली राजपक्षा फैमिली पूरी श्रीलंका की पॉलिटिक्स में बड़ा पावर होल्ड करती थी और हमेशा से चाइना को सपोर्ट करती थी, वो फैमिली अब पॉलिटिक्स में उनका जो प्रेजेंस है वो ज़ीरो बचा हुआ है। तो चाइना के लिए अब बहुत बड़ा सेटबैक है। उसका इन्वेस्टमेंट एक तो CPEC कॉरिडोर पाकिस्तान में फंस गया, दूसरा यहाँ पर फंस गया, और तीसरा आप देखना बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि मालदीव्स के अंदर में भी फंसेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने इस बार 2023 के UPSC CSC के रिजल्ट में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए थे, और ये 300+ सिलेक्शंस में ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि आदित्य श्रीवास्तव सर थे, वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर भी थे, वो भी इंक्लूडेड है। इस सिलेक्शन में जो हमने दिया, जो हमारी सक्सेस है, इसको हम अपने व्यूअर्स के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी अपने व्यूअर्स के लिए। हमने क्या किया कि जो UPSC CSC की कोर्स फीस थी, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए 75,000 रुपये खर्च करते हो, उसको हमने कम करके 24,999 कर दिया है आपके लिए। तो आप इस फीस में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी ली है, वो आप ले सकते हो। आप भी उन रैंकर्स में से एक बन सकते हो UPSC CSC के रिजल्ट में। आप भी जो UPSC का होली PDF आएगा अगले साल 2024 का, उसमें
अपनी जगह पा सकते हो अनअकैडमी के साथ जोड़ करके। लेकिन एक बात याद रहे कि ये जो कोर्स फीस है ये सिर्फ और सिर्फ 11th मई तक रहेगी। 11th मई के बाद 59,999 चली जाएगी ये कोर्स फीस। तो इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको सिंपली वर्ल्ड अफेयर्स टाइप कर देना है विदाउट एनी स्पेस। चाहे आप कैपिटल में टाइप करना चाहो कैपिटल में करो, चाहे आप स्मॉल में टाइप करना चाहो स्मॉल में करो, बस वर्ल्ड अफेयर्स टाइप करना, आपको ये फिर प्राइस शो होने लगेगा। अब इस प्राइस में आपको मिलेगा क्या क्या चीज़? इस प्राइस में आपको वेरीड कोर्सेज मिलेंगे। जो कोर्स चाहिए उस कोर्स से आप पढ़ाई कीजिए। जैसे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आप आराम बैच ले लो, इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। उसके साथ साथ इसमें मृणाल सर, प्रतीक नायक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए भी हमारे पास बेस्ट कोर्स है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में। ये हमारा है ट्रायम बैच, जिसमें आपको सरमद सर और चेतन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच में आपको अनुज सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट भी देना चाहते हो तो वो भी अनअकैडमी के पास है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है। इस मॉक टेस्ट में आप समझ लो कि जो हमारी बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, मृणाल सर जैसी, प्रतीक सर जैसी, उन लोगों ने अपने हिसाब से इस पूरे पेपर को क्यूरेट किया है। कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, ईजी है, उसको मिक्स करके जैसे यूपीएससी में आता है ठीक वैसे ही एक पेपर बनाया है जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी दी जाएगी। एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के साथ ये पेपर बनाया गया है। तो रियल लाइफ अगर आप इन्वायरमेंट फील करना चाहते हो एग्ज़ाम का, वो हीट जो कि आप फील करते हो एग्जाम में, वो हीट फील करना चाहते हो तो आप ये हमारा अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। 2 डेट हैं इसकी, एक 12th मई को ये एग्जाम होगा और एक 26 मई को। और एकदम पेपर भी टाइम के साथ डिसाइड किया गया है। जैसे सुबह जीएस का पेपर होता है यूपीएससी में, ठीक वैसे हमने 9:30 बजे अपने जीएस का पेपर रखा है और दोपहर में सीसेट रखा है 2:30 बजे से। इसमें आप इस पेपर को दीजिए, 2-2 घंटे का हर पेपर होगा, बिल्कुल यूपीएससी इन्वायरमेंट में दीजिए और इससे आपको बेस्ट गेन भी मिलेगा। तो आई होप आप इसके लिए जरूर से फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक पर जा करके आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।